नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना की करते हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,753 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 8,385 लोग ठीक हुए हैं। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 1,16,876 हो गई है। वहीं 58,36,920 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना से ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 96.01% है। तो महाराष्ट्र में कोरोना के 8,753 नए मामले सामने आए हैं। 96.1% रिकवरी रेट है। और ऐसे में महाराष्ट्र में लगातार कोरोना केसेस में गिरावट देखने को मिल रही है। लोग राहत की सांस ले रहे हैं। धीरे धीरे शहरों को अनलॉक किया जा रहा है और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि जुलाई में महाराष्ट्र को 1,15,00,000 टीके दिए जाएंगे। हालांकि टीकाकरण के लिए महाराष्ट्र की क्षमता और योजना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने 2 जुलाई को राज्य के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखकर राज्य को 1.5 करोड़ रुपए की अतिरिक्त खुराक देने की मांग की है। टीकाकरण के मामले में महाराष्ट्र लगातार देश में नंबर 1 पर रहा है। महाराष्ट्र में 33 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और 26 जून को राज्य में 7,38,000 लोगों को टीका लगाया गया था। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि अगर केंद्र सरकार टीकों की आपूर्ति करती है तो राज्य में टीकाकरण समय पर पूरा किया जा सकता है। एक बार आपको फिर से बता दें, टीकाकरण को लेकर लगातार सभी राज्य गंभीरतापूर्वक लोगों को टीका लगाने का कार्य जारी है। और ऐसे में महाराष्ट्र में केंद्र सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जुलाई में 1 करोड़ से ज़्यादा टीका महाराष्ट्र को दिया जाएगा। हालांकि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि अगर हमको समय से टीका मिले केंद्र की तरफ से, यानी कि वैक्सीन अगर मिल जाए, तो तेज़ी से वैक्सीनेशन का कार्य किया जाएगा। हालांकि अभी भी रोज़ाना महाराष्ट्र में अलग अलग सेंटर्स पर वैक्सीन लगाए जा रहे हैं, जैसे कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बुल्ढाना में टीकाकरण केंद्र पर प्रशासन का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं होने पर लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई है। लोगों ने कतार में खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जबकि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन लोगों में डर नहीं है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रशासन के कोई भी कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं रहे और ऐसे में टीकाकरण केंद्र पर लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिली। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि सबके मन में ये बार बार प्रश्न उठ रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें वैक्सीन लग जाए, और वैक्सीन लगाने की होड़ देखने को मिली। बुल्ढाना की ये तस्वीर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं टीकाकरण केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। लोग कतार में तो लगे हैं, लेकिन अपनी बारी का जल्दी से जल्दी आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं नागपुर जिले में कोरोना महामारी के तीसरे लहर के खतरे को देखते हुए नागपुर जिला अधिकारी रविंद्र ठाकरे ने शनिवार और रविवार का वीकेंड लॉकडाउन लगाया है। इस वीकेंड लॉकडाउन का जायजा लिया हमारे संवाददाता शैलेश ढोरे ने। अधिकारी ने और जिस तरह से मनपा आयुक्त ने यहाँ आदेश दिया है कि नागपुर को शनिवार रविवार को पूरी तरह से मार्केट बंद किया जाएगा। आज है शनिवार और शनिवार को मैं नागपुर के मेन मार्केट सीताबर्डी में खड़ा हूँ। ये मार्केट का मैं आपको जायजा दिखाता हूँ, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि ये मार्केट अभी फिलहाल शनिवार का दिन है और अभी फिलहाल ये मार्केट पूरी तरह से बंद है। यहाँ पर सभी दुकानें, जो कि सबसे बड़ा नागपुर का ये नागपुर का सबसे बड़ा मार्केट सीताबर्डी नागपुर का ये मार्केट है, जहाँ पर ये मार्केट फिलहाल आज
आज बंद है। शनिवार रविवार को वीकेंड लॉकडाउन के तौर पर यहाँ पे मनपा आयुक्त और साथ में जिला अधिकारी ने आदेश दिया था कि शनिवार रविवार को पूरी तरह से मार्केट बंद रहना चाहिए, जिस पर आज शनिवार को हम लोगों ने यहाँ पर इस पूरे मार्केट का जायजा लिया, जहाँ पर देखा गया कि मार्केट तो बंद है साथ में, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की आवाजाही दिख रही है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यहाँ पर नागपुर में कड़े प्रबंधक लगाए गए, लेकिन आने वाले समय में क्या इससे भी कड़े प्रबंधक लगाएंगे? क्या लॉकडाउन की ओर यहाँ पर नागपुर बढ़ रहा है? क्या तीसरी लहर पर किस तरह से हम ये पूरा तीसरी लहर पर हम इसका सामना कर पाएंगे? ये सब देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन सुखदेव के साथ मैं शैलेश डोरे, न्यूज़ वन इंडिया, नागपुर। वह महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और 100 करोड़ के वसूली का दाग झेल रहे अनिल देशमुख दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वो ईडी की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं आज ही ईडी ने एक बार फिर अनिल देशमुख को समन भेजा है। एक हफ्ते में देशमुख को यह ईडी का तीसरा समन है। तो ईडी की कार्रवाई को लेकर अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है और आज वो महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए वसूली का यानी कि आरोप लगाया गया था और इस मामले को लेकर लगातार ईडी की तरफ से कार्रवाई चल रही है। कई जगहों पर छापेमारी भी हुई है और ऐसे में इस कार्रवाई से नाराज होकर अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बनाया है। आगे बढ़ते बीड में लोगों को संबोधित करते हुए सांसद छत्रपति संभाजी राजे ने कहा कि सवाल पूछना है तो मुझे सीएम बना दो, मैं बहुजन की सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। संवाद जुलूस के दौरान संभाजी राजे आक्रामक नजर आए। राज्य सरकार ने मराठा समुदाय की मांगों को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। तो अभी छत्रपति की भूमिका बदल जाएगी। तो संवाद के दौरान आक्रामक नजर आए संभाजी। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब तब मिलेगा जब मैं सीएम बन जाऊंगा। बीड में जन संवाद दौरा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने अपनी बातें रखी। कोरोना के नियमों को लेकर कोल्हापुर में व्यापारियों और प्रशासन के बीच कई दिनों से दुकानें शुरू करने को लेकर विवाद चल रहा है, जिसके चलते महाराष्ट्र के ग्राम विकास मंत्री हसन मुशर्रफ ने व्यापारियों को थोड़ा सब्र करने की सलाह दी है। न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत में मंत्री मुशर्रफ ने कहा कि अभी 70% टीकाकरण होना जरूरी है, उसके बाद ही थोड़ी राहत मिल सकती है। भयानक है ऐसा विद्वत लोग कहते हैं और तज्ञ लोगों का कहना है कि इसमें बच्चों की बहुत बड़ी संक्रमित होने की आशंका है। इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़े दिन सब्र रखने की जरूरत है। जब तक 70% ये लसीकरण नहीं होगा, टीकाकरण नहीं होगा, तब तक ये कोरोना का मामला ये ठंडा नहीं होगा। इसके लिए हम निधि देंगे और मैंने अभी आश्वासित किया है कि 5 करोड़ का निधि नगर परिषद को मैं देने वाला हूँ। तीसरी जो वहीं पिपरी चिंचवड़ में वारकरी संप्रदाय और सरकार के बीच तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख कीर्तनकार बंडा तात्या कराडकर ने आरोप लगाया है कि पुलिस उन्हें पंढरपुर ले जाने के बहाने कार में बिठाकर औरंगाबाद जिले के पैठन की तरफ ले गई, जिसके चलते सारे श्रद्धालुओं में नाराजगी है। कीर्तनकार बांडा तात्या कराडकर ने बताया कि पुलिस ने सुबह से ही पूजा करने की अनुमति नहीं दी है। बता दें कि पिंपरी चिंचवड़ पुलिस ने वारकरी संप्रदाय के प्रमुख कीर्तनकार बांडा तात्या कराडकर को नजर कैद किया है। कीर्तनकार बांडा तात्या कराडकर ने पंढरपुर की पैदल यात्रा करने की मांग की थी। कोविड के चलते वारकरी संप्रदाय की मांग को सरकार ने खारिज किया था। तो श्रद्धालुओं में नाराजगी है। दरअसल कोविड को लेकर पंढरपुर की जो यात्रा है इस बार खारिज कर दिया गया है सरकार की तरफ से और इस यात्रा को लेकर लोगों में, खासकर श्रद्धालुओं में काफ़ी नाराजगी है। वारकरी संप्रदाय और सरकार के बीच इस मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल प्रमुख कीर्तनकार बांडा तात्या कराडकर का ये आरोप है कि उन्हें पुलिस ने नज़रबंद कर दिया है, औरंगाबाद के पैठन ले गई है।
आगे बढ़ते हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मारी और इस हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। और यह तस्वीर आप देखिए किस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर। दरअसल एक कार में सवार पूरे परिवार यानी कि परिवार के 3 सदस्य जिनकी मौत हो गई है, ये लोग बड़े ही बेफिक्री से जा रहे थे, लेकिन अचानक से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी कार में। और फिर क्या था, दूसरी गाड़ी यानी कि दूसरे से पीछे से आ रहे एक ट्रक ने भी पीछे से ठोक दिया, जिसके कारण पूरी तरीके से कार धराशायी हो गई। ट्रक भी पलट गया है और उस कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा हुआ है और यह काफी दर्दनाक है। आगे बढ़ते हैं। गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नक्सलियों द्वारा जमीन में छुपाकर रखे गए 15,96,000 नकद रुपये, एक वॉकी टॉकी, नक्सल पैम्पलेट, बैनर किया है। नक्सली हिंसा की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हथियारों, गोला बारूद का इस्तेमाल करते हैं। C60 और अन्य अभियान में जवानों ने कुदरी वन क्षेत्र में जोखिम भरा नक्सल विरोधी अभियान चलाया। इसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम के इस प्रदर्शन की पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल सेन ने सराहना की है। वह औरंगाबाद जिले के वैजापुर तहसील में बारिश नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है, जिसके चलते किसानों को फसल बुआई में दिक्कतें आ रही है। तहसील के 10 मंडल में से 5 मंडल में 100% बुआई हो गई है, तो 5 मंडल में फसल की बुआई इंतजार कर रही है। खरीफ सत्र का नियोजन 1,15,000 हेक्टेयर पर किया गया है, लेकिन रोहिणी और मृग नक्षत्र में बरसात अचानक गायब होने के कारण किसान वर्ग में खेती का नियोजन बिगड़ गया है। वहीं धुले जिले के शिरपुर तहसील के एक खेत में 12 मोर मरे हुए मिले, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी है। पशु मित्र योगेश वरुले, अभिजीत पाटिल, महेश करंकल मौके पर पहुंचे और जीवित मोरों को इलाज के लिए शिरपुर के पशु चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। 12 मोर की मौत का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। धुले की यह तस्वीर है जहां पर खेत में मृत मिले 12 मोर, जिसके बाद इलाके में काफी सनसनी फैल गई है कि आखिरकार इन मोरों की मौत कैसे हुई। ठाणे के कल्याण के कुलसेवाड़ी क्षेत्र में आधी रात को भीड़ ने 2 युवकों और एक युवती की पिटाई का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। जिनकी पिटाई की गई है उन युवकों के नाम राहुल गाडेकर और बंटी प्रधान है। दरअसल उनकी एक दोस्त आधी रात को एक रिक्शा में यात्रा कर रही थी। आरोप है कि रिक्शा ड्राइवर ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया, तब उसने अपने दोस्तों को छेड़छाड़ के बारे में फोन कर बताया। इसके बाद दोनों दोस्त मौके पर पहुंचे और रिक्शा चालक का रिक्शा तोड़ने की कोशिश की। यह देख रिक्शा चालक और भीड़ ने युवकों की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि मामले में कुलसेवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। भंडारा जिले के लाखनी तहसील के जेवनाला गांव में छात्रों को नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से छात्र अब अपने घरों से दूर खेतों में मौजूद एक नीम के पेड़ पर बैठकर ऑनलाइन क्लास में शामिल हो रहे हैं। छात्रों का कहना है कि गांव में मोबाइल का टावर होने के बाद भी रेंज नहीं मिलती है। पेड़ के पास तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर एक मोबाइल टावर है। इस वजह से छात्रों को यहां अच्छा मोबाइल नेटवर्क मिलता है और इंटरनेट सर्फिंग भी अच्छे से होती है। अब इस नीम के पेड़ को गांव में इंटरनेट ट्री के नाम से भी पुकारा जाता है। हालात ऐसे हैं कि गांव में कॉल ड्रॉप की भी काफ़ी समस्या है। भंडारा की तस्वीर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल कुछ छात्र जो नीम के पेड़ पर बैठकर ऑनलाइन क्लास करते हैं, दरअसल इनका कहना है कि गांव में नेटवर्क की काफ़ी समस्या रहती है और यही वजह है कि इस नीम के पेड़ पर बैठकर यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से नेटवर्क ठीक मिलता है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है।
देहातों में अक्सर ये समस्याएं सामने आती है नेटवर्क को लेकर। आगे बढ़ते हैं, बॉलीवुड से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। एक्टर आमिर खान और उनकी दूसरी पत्नी किरण राव ने शादी के 15 सालों के बाद अलग होने का फैसला लिया है। दोनों ने एक साझा स्टेटमेंट जारी करके सूचना दी है। आमिर और किरण की ओर से जारी स्टेटमेंट में कहा गया है कि इन खूबसूरत 15 सालों में हमने एक दूसरे के साथ उम्र भर का अनुभव, अच्छे पल और हंसना खिलखिलाना हासिल किया है। हमारी रिलेशनशिप में सिर्फ भरोसा, सम्मान और प्यार था। अब हम अपने जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, पति पत्नी के तौर पर नहीं, लेकिन माता पिता और परिवार के तौर पर। बता दें कि आमिर और किरण राव ने 28 दिसंबर 2005 में शादी की थी और दोनों का 10 साल का बेटा आज़ाद राव खान भी है। दोनों ने 15 साल बाद शादी तोड़कर सबको चौंका दिया है। आगे बढ़ते हैं, मराठी फिल्मों और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले आर्ट डायरेक्टर राजेश मारुति साप्ते ने पुणे में अपने घर पर आत्महत्या कर ली है। सुसाइड करने से पहले अपना एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में उन्होंने लेबर यूनियन से जुड़े राकेश मौर्य पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राजेश मारुति साप्ते ने वीडियो में कहा कि लेबर यूनियन से जुड़े राकेश मौर्य मुझे मानसिक रूप से बहुत परेशान कर रहे हैं। मैंने लेबर का किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं रोका, सभी भुगतान नियमित रूप से किए हैं। इसके बावजूद राकेश मौर्य संघ के कुछ मजदूरों के जरिए फोन करवाकर मुझे लगातार परेशान कर रहे हैं। मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें। राजेश ने राजधानी एक्सप्रेस, मान्या द वंडर बॉय जैसी फिल्मों में आर्ट डायरेक्टर के तौर पर काम किया है। तो आपको बता दें कि एक आर्ट डायरेक्टर ने खुदकुशी कर ली है। दरअसल इनका आरोप है कि हमने जब भी काम करवाया हमने किसी का भी पेमेंट नहीं रोका, लेकिन मुझे बार बार मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया है और इसलिए इससे जुड़े व्यक्तियों को, खासकर राकेश मौर्य पर यह गंभीर आरोप लगाया गया है। इस मामले की जांच हो और कार्रवाई हो। वहीं महाराष्ट्र में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अभिनेता डीनो मौर्य, संजय खान और डीजे अकील की करोड़ों की प्रॉपर्टी अटैच की है। डीनो दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के दामाद भी हैं। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई स्टर्लिंग बायोटेक बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। ईडी को इन तीनों का कनेक्शन 14,500 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले के आरोपी और गुजरात के बिजनेसमैन संदेशरा बंधुओं के साथ मिला था। आगे बढ़ते हैं, गीतकार जावेद अख्तर ने भी कंगना रनौत के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। जावेद अख्तर ने आरोप लगाया है कि कंगना ने कोर्ट से सच्चाई छिपाकर जानबूझकर कोर्ट को गुमराह किया है। कंगना ने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनके वकील रिजवान सिद्दीकी ने कहा है कि याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, ऐसी बातें कही गई। हालांकि जावेद अख्तर ने आरोप लगाया है कि यह बयान झूठा है और कोर्ट को गुमराह कर रहा है। जावेद अख्तर ने कंगना के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। तो कंगना के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है गीतकार जावेद अख्तर के द्वारा। तो एक बार आपको फिर से बता दें, गीतकार जावेद अख्तर ने याचिका दायर की है और कंगना रनौत के खिलाफ। आगे बढ़ते हैं, बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर गानों में जान फूंक देने वाली सरोज खान ने बीते साल 3 जुलाई 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेजेंडरी कोरियोग्राफर सरोज खान की मौत इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसान था। आज उनकी मौत के 1 साल बाद प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने उनकी संघर्ष भरी जिंदगी पर बायोपिक बनाने की घोषणा की है। सरोज खान की पहली डेथ
एनिवर्सरी पर टी सीरीज़ ने उनकी बायोपिक पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी गई है। फिल्म बनाने के लिए मेकर्स ने सरोज के बच्चों सुकैना और राजू खान से भी अनुमति ले ली है। प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कहा कि सरोज खान जी ने न सिर्फ अपने डांस से एक्टर्स की परफॉर्मेंस को यादगार बनाया है, बल्कि हिंदी सिनेमा में कोरियोग्राफी में एक क्रांति लाई है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।